हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपी 003 की यूनिट 4 विच इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और सभी वीडियोस की फ्री पीडीएफ भी मिले, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से इस वीडियो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, और वो कौन सा क्वेश्चन है हम वीडियो में आगे देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डाइवर्सिटी इज सिंपली द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर्स। प्लूरलिज्म टेक्स डाइवर्सिटी अ स्टेप फर्दर, डिस्क्राइबिंग द सेंस ऑफ एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिटवीन ईच ऑफ दीज कल्चर्स। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग, रिलीजन के लोग, कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, तो बस इसी चीज को एक स्टेप आगे लेके जाता है प्लूरलिज्म। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप एक गली में रहते हैं या एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आप अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? डाइवर्सिटी, है ना, विभिन्नता। लेकिन जब आप लोग एक दूसरे के कल्चर्स में, ट्रेडिशन में, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के ट्रेडिशंस में और रिचुअल्स में आप एंगेज करते हैं, तो इस चीज को हम बोलेंगे यहाँ पे प्लूरलिस्ट या फिर प्लूरलिज्म। तो डाइवर्सिटी को एक स्टेप आगे ले जाने का काम कौन करता है? आपका प्लूरलिज्म। इंडिया इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बट देखो, इंडिया, हम जैसे कि जानते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी हमेशा से ही सबसे लार्जेस्ट रही है और सबसे स्ट्रांग रही है और सबसे डाइवर्स रही है। क्योंकि आप खुद ही देखो ना, इंडिया के अंदर कितने सारे अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। हम बात करें अलग धर्म की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध, और भी कितने सारे लोग रहते हैं। जातियों की बात करें तो कितनी सारी जाति हैं। सो ये हमें दिखाता है कि इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। The time of decolonization, India almost lacked all the ingredients that make a liberal democracy a success. During that time, India had a low level of literacy, industrialization and democratic consciousness. लेकिन डीकोलोनाइजेशन के टाइम पे भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए। कैसे आए? क्योंकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स थे, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जब भी हम खाना बनाते हैं तो जो भी उस चीज़ें उस खाने में जाती है वो इंग्रेडिएंट्स होती है ना। तो ऐसे ही एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, और वो थे लिटरेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस। और इन सभी चीजों की हमारे पास कमी पड़ गई थी। किस टाइम पे? डिकोलोनाइजेशन के टाइम पे। लेकिन उसके बाद भी शुरू से लेकर आज तक हमारी डेमोक्रेसी सबसे अच्छी रही है। देयर वर मेनी ऑब्स्टेकल इन द पाथवे टू डेमोक्रेसी बिल्डिंग. During the time of partition, diversity is lost somehow, but our leaders worked very hard to regain it. देखो, एक तो डिकोलोनाइजेशन, ऊपर से पार्टीशन। अभी तक हम बात कर रही थी भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है? पार्टीशन, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा। तो इससे डाइवर्सिटी को काफी धक्का लगा था। बहुत सारे चैलेंजेस आए डेमोक्रेसी बिल्डिंग में, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत रुकावटें आई। लेकिन उसके बाद भी कैसे ना कैसे हमारे लीडर्स ने हार्ड वर्क करा, लोगों को एक साथ जोड़ा और दोबारा से डाइवर्सिटी रिगेन की। कैसे लोगों को एक साथ जोड़ा, आगे देखते हैं। द प्लूरलिस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट है आपका फेडरलिज्म, सेकेंड है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, थर्ड स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक के बेस पे। हमें देखने को मिलता है ना आज के टाइम पे पंजाब में क्या बोली जाती है? पंजाबी। हरियाणा में आपके हरियाणवी बोली बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, है ना, ऐसे महाराष्ट्र में। तो ऐसे सबकी अलग अलग अपनी लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को बनाया गया, और जो मार्जिनल ग्रुप्स थे उनके फेवर में एक्शन लिए गए ताकि सब एक साथ मिलकर रह सके, कोई अपने आप को बड़ा छोटा ना समझे। और जो सेंटर फोकस था किस चीज के लिए? डाइवर्सिटी को रिगेन करने के लिए। वो 4 चीजों पे रखा गया कि भाई 4 चीजों से हम डाइवर्सिटी को रिगेन कर सकते हैं। और वो 4 चीजें क्या थी? पहला तो रिलीजन यानी कि धर्म, दूसरा आपकी लैंग्वेज, थर्ड रीजन आप कहाँ से हैं, और चौथा आपकी कास्ट। हम भी जनरली किसी से मिलते हैं तो पहले तो हम नाम पूछते हैं, नाम, फिर पूछेंगे अरे भाई आप कहाँ से हो,
अच्छा अच्छा, वहां से, हाँ हाँ, मेरा गाँव भी उधर ही, ऐसा हुआ होगा ना। मैंने पहले भी काफी बारी एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब वहाँ किसी को नहीं जानते, बट आपको भी देखने में लग रहा है कि अरे ये शायद मेरे उधर का हो सकता है, तो आप उससे उसका नाम पूछेंगे। फिर अरे भैया कहाँ से हो, तो यूपी से हो, मैं भी यूपी से हूँ। अच्छा, उस गाँव से हो, हाँ हाँ, मेरा गाँव भी वहां से है ना। फिर आप उससे कास्ट पूछोगे, मतलब कास्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते, बट जान पहचान हो जाती है तो लोग पूछ लेते हैं। तो रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन और कास्ट, इन चारों चीजों को बेस बना के डाइवर्सिटी को रिगेन किया गया, लोगों को मोबिलाइज किया गया। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। अब तक हमने डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म समझ लिया, अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, इन दोनों डी का आपस में रिश्ता क्या है, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। सो डेमोक्रेसी रिमेन्स डीप रूटेड इन इंडिया। अच्छा, आपको मतलब तो पता होगा ना, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो हम देखेंगे लोकतंत्र के साथ विकास कैसे चलता आ रहा है। सो डेमोक्रेसी, जैसे कि आप जानते हैं, भारत में काफी डीप रूटेड रही है, हमारी जड़ों में है लोकतंत्र। इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स टू हैव पार्लियामेंट एंड कोर्ट ऑफ लॉ, राइट्स एंड अ फ्री प्रेस। Democracy is viewed as a form of good governance. It is morally superior. Every decision which has to be taken must carry every citizen's interest into account. देखो, अगर आप बात करो इंडिया की, तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो हमेशा से चलता आ रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ चलते आ रहे हैं, सबके पास राइट्स और फ्री प्रेस है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब सरकार का मन करा कि भाई आज से और 2 हफ्ते के लिए सभी के राइट्स हम छीन रहे हैं, या फिर आज से 1 महीने के लिए पार्लियामेंट काम नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। हमारी डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी है, हमेशा से एक अच्छी तरीके से चलती आ रही है। और ये भी एक कारण है कि जो डेमोक्रेसी है उसको गुड गवर्नेंस माना जाता है, और इस टाइम वर्ल्ड में ज्यादातर जो प्रैक्टिस हो रही है वो डेमोक्रेसी ही एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस प्रैक्टिस की जा रही है। ये मॉरली सुपीरियर भी है। एवरी डिसीजन विच हैज टू बी टेकन मस्ट कैरी एवरी सिटीजन इंटरेस्ट इनटू अकाउंट। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो लोकतंत्र की, तो यहाँ पे हर एक सिटीजन के इंटरेस्ट के बेस पे फैसले लिए जाते हैं। जो भी फैसले लिए जाते हैं वो हर एक सिटीजन के, हर एक नागरिक के इंटरेस्ट के हिसाब से लिए जाते हैं। इन डेमोक्रेसी डिसीजन टेक ओनली इन टर्म्स व्हेन अ मेजॉरिटी इज कॉमनली एग्रीड, मॉरली एंड प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी फैसला लिया जाता है, वो सर्वसहमति से लिया जाता है। यानी कि जो भी, मान लो कोई आपका लॉ लाया गया है, कोई पॉलिसी है, कोई एक्ट है, कोई भी चीज है, कोई भी आपके लिए डिसीजन, मतलब जनता के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, तो जब तक वो मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, मॉरली और प्रैक्टिकली एग्री नहीं होगी, तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मतलब उसको फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। सो डेमोक्रेसी के अंदर अच्छी चीज ये होती है कि हर किसी के इंटरेस्ट की बात होती है, और मेजॉरिटी जब तक एग्री नहीं होती कोई भी फैसला नहीं लिया नहीं जाता। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पीपल वोट एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एंड होल्ड देम फॉर पर्टिकुलर पीरियड। मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम लोग वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और एक पर्टिकुलर पीरियड यानी कि 3 साल या 5 साल के लिए उनका चुनाव करते हैं, और फिर वो सरकार में आके, अपनी पावर में आके सरकार चलाते हैं। ये देखिए, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद ईच अदर। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों के बीच में काफी क्लोज रिश्ता है, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं। द प्रेजेंट era of ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडेड बोथ मार्केट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के अंदर, तो मार्केट इकोनॉमी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आप एक ही सिक्के के दो पहलू समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको हाईलाइट किया है, तो ये आप अपने एग्जाम में जरूर मेंशन करके आना अगर क्वेश्चन आता है तो। वंस अ कंट्री चूजेस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इट मीन्स दैट इट इज ऑफरिंग इट्स पीपल सर्टेन राइट्स, एंड राइट्स गिव पीपल अ चांस टू डेवलप एंड ग्रो। ये 3 लाइन आपको डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का रिलेशन बताएगी। देखो, जब हम बात करते हैं ना डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी कि ऐसी गवर्नेंस, कौन सी गवर्नेंस, लोकतांत्रिक। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की, तो वहां पे क्या होता है, लोगों के पास कुछ राइट्स होते हैं, हमारे पास राइट्स होते हैं, और उन राइट्स की मदद से हम क्या करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं और अपना डेवलपमेंट करते हैं। तो अगर जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स को राइट्स देती है, राइट्स का यूज करके सिटीजन्स अपने आप को डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की मदद से डेवलपमेंट हो रही है। वहीं wherever if we talk about other forms of government like monarchy, aristocracy and dictatorship, they do not give such rights to its people, they only want to rule them and according to their wish। वहीं अगर हम बात करें मोनार्की यानी कि राजतंत्र, एरिस्टोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट बाय
लॉर्ड और डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही। तो यहाँ पे ये लोग कुछ राइट्स नहीं देते हैं। कौन ही राजा होगा जो अपनी जनता को, प्रजा को राइट्स देगा कि तुम मेरे खिलाफ आवाज उठाओ? कोई भी राजा नहीं चाहेगा ना। तो कोई भी जो अदर फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, वो अपने लोगों को राइट्स नहीं देते, तो वहां पे लोग डेवलपमेंट अपनी नहीं कर पाते। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि हम ही लोग इलेक्शंस में लोगों को चुनते हैं, उन्हें पार्टी मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको खड़ा करते हैं, जो भी चुनाव जीत के आती है, और वो हम पे रूल करती है, देश को चलाती है और हमें राइट्स देती है, और उन राइट्स को इसकी मदद से हम डेवलप और ग्रो होते हैं। फॉर डेवलपमेंट पीपल मस्ट हैव सम क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज लाइक, अच्छा देखो, डेमोक्रेसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट होती है ना, वो कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी डिपेंड होती है। कैसे? कुछ जो नेचुरल टैलेंट है, स्किल्स है, स्किल्स कहाँ से आएंगे? टीचिंग के थ्रू, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये चीजें भी हमारी डेवलपमेंट में मदद करती है। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ठीक है, सबके पास अधिकार है, ठीक है, लेकिन हर कोई तो ग्रो नहीं हो रहा ना। सो डेवलपमेंट के लिए लोगों के पास कुछ क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल टैलेंट, स्किल एक्वायर्ड थ्रू टीचिंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स फॉर इट्स सिटीजन डेवलपमेंट। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो राइट्स देने के साथ साथ पॉलिसीज बनाती है और बहुत सारी अलग अलग चीजें करती है। किसके लिए? अपने सिटीजन्स की डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि सिटीजन्स की डेवलपमेंट होगी तो ही देश की डेवलपमेंट होगी, तो ही जो आपका देश है वो डेवलप होगा। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया 1947 टू 1967। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पे एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। 1947 से 1967 के बीच में क्या क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रही है भारत के अंदर। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस द स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज शेप्ड बाय पॉलिटिकल कंसेंसस। देखो, जब ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है शुरू हुआ था ना, तो उस टाइम पे हर चीज को पॉलिटिकल नजरिए से देखा जा रहा था, पॉलिटिकल व्यूज में, कंसेंसस में देखा जा रहा था। सो नाउ द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज्ड बिकॉज दे वर टू कैच अप विद द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड एंड टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। कैसे? अब जब सरकार को डेवलपमेंट करना था, साथ ही साथ डेमोक्रेसी भी थी, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए सरकार के सामने। क्या है कि भाई अब देखो, समाज में हर तरीके के लोग हैं। वो लोग भी हैं जो एक फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, उसके मालिक हैं, और वो लोग भी हैं जो मजदूर हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो सरकार को बैलेंस बना के चलना था किसके बीच में? कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके साथ भी रहना है, वरना वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। और जो वर्कर्स हैं, जो लेबर वाले लोग हैं, उनके लिए क्या करना है? उनकी भी जो लिविंग कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करना है। तो सरकार को दोनों को बैलेंस करना था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत सारे चैलेंजेस आए। द स्टेट हैड एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले दैट वाज अ मीडिएटर बिटवीन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और स्टेट का, राज्य ने यहाँ पे क्या रोल प्ले किया? एक मीडिएटर का रोल। मीडिएटर यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के बीच में तालमेल बनाए रखा। कैसे? अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे साथ साथ चली, क्या क्या फैसले लिए गए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखते हैं पहले। द नेशनलिस्ट लीडर्स टेक अ प्लेज टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन एंड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ऑल्सो ग्रांटेड। देखो, अब सरकार बैठी और उन्होंने सोचा कि भैया देखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी हमें चलाना है ना, साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले पॉलिटिकल मुद्दे पे बात करते हैं। तो जब पॉलिटिकल मुद्दे पे बात करी गई तो हमारे लीडर्स बोलते हैं, चलो एक काम करो, सब खड़े हो जाओ और शपथ ले लो, प्लेज ले लो कि हम हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करेंगे जस्टिस, सिक्योर करेंगे कि हर किसी को न्याय मिल रहा है, सबको लिबर्टी, आजादी है, इक्वालिटी है, सबके साथ समानता है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, साथ ही साथ सबको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया गया, यानी कि वोट देने का अधिकार भी दिया गया। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मुद्दा सॉल्व हो गया कि सबने प्लेज ले ली कि भाई अब हम क्या करेंगे, सबकी लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फ्रेटर्निटी, इन सभी चीजों की देखरेख करेंगे कि भाई कोई भी इन चीजों से वंचित ना रह सके, डिप्राइव ना रह सके। तो ये साइड होता है। अब आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फिर एक लीडर उठते हैं और कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, हम अपने इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। कैसे?
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया सतलज नदी के ऊपर पंजाब में, हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर उड़ीसा, साथ ही साथ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन दामोदर वेस्ट बंगाल। सो ये कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की गई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है इन 1964 IDBI, जिसको हम ईडीबी भी बोल सकते हैं, जो कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, सरकार को लेबर्स को, वर्कर्स को और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसको साथ लेके चलना था। तो 1964 में क्या डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। जो मेजर फोकस था ना हमारा इस वाले पीरियड में, फर्स्ट जो ईयर्स चल रहे थे, वो हमारा था दो चीजों के ऊपर, एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि हेवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। तो तीन हम शॉर्ट में देखेंगे हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट है मैसिव स्टेप अप इन टर्म्स ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ। फर्स्ट ईयर्स में हमारा जो सारा ध्यान था वो था इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ पे। सेकेंडली, expansion of infant industries. Earlier only cotton, sugar and jute textiles existed, but later they were considerably diverse and achieved some level of production. सेकेंड, हमने क्या देखा कि अब तक जो इन्फेंट यानी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, जो अब तक कॉटन, शुगर और जूट टेक्सटाइल्स तक ही सीमित थी, अब उन सबको बड़ा किया जा रहा था और ज्यादा डाइवर्सिफाइड किया जा रहा था, ताकि वो एक ना कुछ लेवल होता है ना किसी भी चीज का, तो वो कुछ लेवल ऑफ प्रोडक्शन अपना अचीव कर सके। थर्डली, ध्यान दिया गया डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर, कि हम जो फूड प्रोडक्शन है उसमें भी अच्छा लेवल अचीव करेंगे। आई होप आपको ये फर्स्ट ईयर्स का जो भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन 1967 and 1990. The social groups who were on the margin of society now started making economic claims on state. अब यहाँ पे देखो एक थोड़ी सी अलग कहानी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सोशल ग्रुप्स है, जो मार्जिन, जो मेजोरिटी रखते हैं सोसाइटी में, अब वो एक स्टेट के ऊपर अपने इकोनॉमिक क्लेम्स मांग रहे थे। कौन मांग रहे थे अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या देखने को मिलता है, देयर वाज सीन अ राइज इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, क्या चैलेंजेस आए, क्या हमने अच्छा करा, कहाँ पे हमसे चूक रह गई, सारी चीजें देख रहे हैं। तो हमें क्या देखने को मिला कि 1957 में 34% पॉवर्टी का लेवल था। 1970 में वो लेवल बढ़ के हो जाता है 57%, जिसकी वजह से आता है फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस की वजह से हम लोग फैसला लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम फास्टिंग करेंगे। आई थिंक मंडे या फिर थर्सडे, आई थिंक मंडे का फास्ट रखा गया था, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, आप एक बार गूगल पे चेक कर सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है कि फूड क्राइसिस हुआ था। तो फूड क्राइसिस की वजह से क्या हुआ था, हमारे पास खाने की किल्लत पड़ गई थी। तो हमने सोचा कि जितना हमारे पास है उतने में काम चलाया जाए, बाहर से ज्यादा ना लिया जाए, क्योंकि हम तो डेवलपमेंट की राह पे थे ना, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना था। तो सबने मिलकर फैसला करा कि हम हफ्ते में एक दिन का फास्ट रखेंगे, जिससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ हम कुछ फूड सेव भी करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ जब पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी तो रुपी को डिवैल्यूएट किया गया, जो प्लानिंग की गई थी उसको सस्पेंड करा गया 3 साल के लिए, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, हर एक चीज को सफर करना पड़ा था। बहुत सारे चैलेंजेस थे उस टाइम पे। देयर वॉज ऑल्सो द राइज ऑफ डोमिनेंट कास्ट। अब देखो फर्स्ट वाली लाइन देखो जो हमने पढ़ी थी और ये वाली, देयर वॉज ऑल्सो द राइज ऑफ डोमिनेंट कास्ट, रिच पीजेंट्री लाइक जाट्स, कामास, कपूस, यादव्स एंड रेड्डीज। दीज कास्ट डाइवर्टेड द कांग्रेस टू जॉइन और टू क्रिएट अ ऑपोजिशन पार्टी। अब ये जो डोमिनेंट कास्ट थे ना, जो मेजॉरिटी में थे और जो अच्छे खासी सब प्रॉपर्टी और सब कुछ रखते थे, जिनको हम बोलते हैं रिच पीजेंट्री, कौन थे, जैसे कि जाट थे, कामास थे, यादव, रेड्डी, कपूस, ये सब थे। तो इन सब ने अपना क्लेम करना स्टार्ट कर दिया स्टेट के ऊपर कि हमें जो हमारा इकोनॉमिक शेयर है वो दो। अब उस टाइम पे सरकार थी कांग्रेस की, तो अब इन लोगों ने क्या करा, कांग्रेस को बोला कि या तो हम ऑपोजिशन पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर हम खुद की ऑपोजिशन पार्टी बना लेंगे, क्योंकि इन्हें अपना क्लेम चाहिए था ना। उस टाइम पे हम फूड क्राइसिस से भी जूझ रहे थे, उसी टाइम पे फिर ये सारी कास्ट उठ गई अपने अपने शेयर के लिए। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, ऐसा नहीं है हम सिर्फ चैलेंज ही देख रहे थे, भाई रुको रुको, डेवलपमेंट भी हुई थी। क्या क्या हुई थी आगे देखते हैं।
1967 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। 1974 में हमने राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से क्या किया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया। तो ये भी हमारी अचीवमेंट ही थी। अब एक और कहानी जुड़ जाती है क्या, कि ये सब चल ही रहा था कि जनता पार्टी खड़ी होती है और अपनी विक्ट्री मनाती है। क्यों? क्योंकि अब जनता पार्टी जीत चुकी थी। लेकिन रुको, वो फेल भी हो गई थी। क्यों हो गई थी? द जनता पार्टी सेलिब्रेटेड इट्स विक्ट्री बट इट्स फेलियर रिफ्लेक्टेड द लिमिटेशन ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। देखो, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई बिजनेस, आप अपने दोस्त के साथ मिलके कोई, या फिर किसी के भी साथ, पार्टनर के साथ मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर, ओके। तो आप अपना 100% टाइम भी दे रहे हैं, अपने पैसे भी दे रहे हैं और सारी चीजें मैनेज भी कर रहे हैं। आपका दोस्त जो कि पैसे दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, मैनेज नहीं कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता आपके बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन जब बात आती है महीने के एंड में कि हाँ भाई कितना हिसाब हो, तो वो हिसाब लेने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जाके आपके मन में भी आएगा, यार टाइम मैं दूं, पैसे मैं दूं, सब मैनेज मैं करूं, फिर भी इसका इक्वल शेयर है। तो वहां पे फिर क्या होता है, वर्बल डिस्प्यूट होते हैं, क्लैशेस होते हैं, और फिर वो जो कोएलिशन का बिजनेस था वो टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है। वरना ज्यादा सीरियस होता है तो कोर्ट में भी पहुंच जाता है। तो ऐसे कुछ होता है कोएलिशन, यानी कि गठबंधन की सरकार में भाई, क्योंकि जब सरकार बनानी है तब तो सरकार बन जाती है, बाद में जब चीजें मिसमैच करने लगती हैं तो वो टूट भी जाती है, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था जनता पार्टी को, जिसकी वजह से उसका फेलियर हो गया। As Deepak Nayyar observes that there was hardly much interaction between the economic and democratic politics India, now unlike the Nehruvian India। दीपक नैयर यहाँ पे कहते हैं कि नेहरूवियन इंडिया के टाइम पे, मतलब जब नेहरू का टाइम था उस टाइम पे जो हमें चीजें देखने को मिली थी, अब वो चीजें हमें मुश्किल से देखने को मिलती हैं। लेकिन इस टाइम पे भी कुछ एक्शंस लिए गए थे, जैसे कि पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी कि गरीब हटाओ प्रोग्राम चलाए गए थे। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश किया गया। 1980 में फिर से 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। 1982 में नाबार्ड और 1988 में सेबी एस्टेब्लिश किया गया। ये सभी चीजें थी जो इस पीरियड के टाइम हमें देखने को मिली। क्या क्या देखने को मिला? कि बहुत सारे चैलेंजेस आए, जो डोमिनेंट और रिच पीजेंट्री कास्ट थी, जैसे कि जाट, कामास, कपूस, यादव, रेड्डीज, इन सब ने अपना क्लेम स्टार्ट कर दिया और कांग्रेस को बोला कि या तो हम ऑपोजिशन सरकार बना लेंगे या फिर हम ऑपोजिशन जो पार्टी है उनके साथ मिल जाएंगे, हमें हमारा इकोनॉमिक जो ड्यू है, जो शेयर है वो दो। साथ ही साथ हमने पोखरण में अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव क्या किया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से टेस्ट किया था। उसके बाद जनता पार्टी आई और फेल हो गई, और उसके बाद नाबार्ड, सेबी, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हुई। ये सब चल रहा था 1967 से 1990 तक। अब उसके बाद की कहानी देखते हैं, जो कि लास्ट है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया 1991 ऑनवर्ड्स। अब तक हमने देख लिया क्या चलता आया, क्या चीजें हुई, क्या चैलेंज हुए, किसने अपना क्लेम करा, किसने क्लेम तोड़ा। अब देखेंगे 1991 के बाद से क्या कहानी थी। अब कहानी थोड़ी सी अलग थी, देखते हैं। द लॉन्ग टर्म vision of political leadership of Nehru has been replaced by short-term strategies as the adoption of new economic policies of liberalization। इतना सब कुछ देखने के बाद अब हमें समझ आ गया था कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, डेवलपमेंट करनी है तो अपनी खुद से करनी है। तो अब नेहरू जी का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्लान था उसको रिप्लेस कर दिया था शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज ने, क्योंकि अब हमने किसका अडॉप्शन कर लिया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन। अभी क्या है हम आगे देखेंगे। सो देयर वाज अ रेडिकल शिफ्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल टू द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। एक रेडिकल शिफ्ट हुआ। अब तक हम डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल लेके चल रहे थे, अब हमने कौन सा मॉडल अपना लिया था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, यानी कि इंडिया अब ओपन इकोनॉमी बन चुका है। एज इंडिया अडॉप्टिंग एलपीजी, ओपन इकोनॉमी मतलब हमने एलपीजी को अपना लिया। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या है, सो देखो, लिबरलाइजेशन के अंदर हमने डिफेंस, एरोस्पेस, टबैको प्रोडक्ट्स जैसे कि सिगरेट्स और टबैको ये सब, एल्कोहल, लाइसेंस पॉलिसी, हिजार्डियस केमिकल जैसे कि एसिड, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव यानी कि आपके मैचस्टिक बॉक्स, और ये सारी चीजें हमने खुद से बनानी शुरू कर दी।
लेकिन यहाँ पे मोनोपोली यानी कि एकाधिकार नहीं था किसी का भी इन चीजों के ऊपर। ठीक है, लिबरलाइजेशन में हमने ये इन सब के ऊपर स्टेप लिया। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हम जो हमारी इस टाइम की सरकार थी, हमने अपने इंडिया स्टार्टेड सेलिंग इट्स शेयर टू प्राइवेट कंपनीज, अपने शेयर किसको देने शुरू कर दिए थे, प्राइवेट कंपनीज को। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्योंकि हमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना था, वरना वो सोशलिज्म वाली थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, फिर वही वाली यहाँ पे काम करती है अगर हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अपलिफ्ट नहीं करते तो। अंडर ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, इंडिया स्टार्टेड कनेक्टिंग इट्स इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, अचीविंग सेल्फ डिपेंडेंसी एक्सेट्रा। अब हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। कैसे? अब हम WTO के साथ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए थे, हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे लेवल पे शुरू कर दिया था, और ये सारी चीजें कुल मिला के हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे, हम सेल्फ डिपेंडेंसी की ओर जा रहे थे। अब हम दूसरे देशों से ज्यादा मदद नहीं मांग रहे थे। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी स्टडी और टेक, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द।